नमस्कार, मैं सुनील कुमार और मैं पढ़ा रहा था आपको हाइड्रोलिक मशीन्स। हाइड्रोलिक मशीन्स में बात हो रही थी पेल्टन टरबाइन के बारे में और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पेल्टन टरबाइन के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा की थी, कुछ पढ़ा था, कुछ समझा था। आज हम लोग पेल्टन टरबाइन के बारे में और बातें पढ़ेंगे। तो बात आज होगी पेल्टन टरबाइन के ब्लेड के बारे में। पहले देखिए पहले क्या है। तो ब्लेड क्या लिखा है, डिटेल्स ऑफ ब्लेड कंस्ट्रक्शन, ब्लेड की बनावट के बारे में बात होगी। तो ब्लेड देखिए ऐसा है, इस ब्लेड के बारे में हम लोग जानते हैं। ये ब्लेड कैसा ब्लेड है, ये ब्लेड है स्प्लिट ब्लेड। कैसा ब्लेड है, स्प्लिट ब्लेड। क्यों इसको स्प्लिट ब्लेड क्यों बोल रहे हैं? अच्छा मैं देखो स्प्लिट ब्लेड बोल रहा हूँ, एग्जामिनर ब्लेड की जगह पे प्लेट भी बोल सकता है, स्प्लिट प्लेट, स्प्लिट पेन, पेन ना लिख के बकेट, कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकता है। बकेट माने बाल्टी होता है, पर यहाँ बकेट का मतलब ब्लेड से है। स्प्लिट ब्लेड, स्प्लिट प्लेट, स्प्लिट पेन, स्प्लिट बकेट, कुछ ही बोले, स्प्लिट वर्ड लगा रहेगा है। अब ये स्प्लिट ब्लेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक स्प्लिटर है। स्प्लिटर क्या होता है सर? स्प्लिटर वो स्प्लिटर क्या है जो स्प्लिट कर दे, धारा को दो हिस्सों में काट दे। ये स्प्लिटर यहाँ पे आपको एक लाइन के रूप में दिख रहा है, पर अगर मैं यहाँ पर इस प्लेट को यहाँ से काटूं, प्लेट को यहाँ से काटूं और काट दूं और इसका सेक्शनल व्यू बनाऊं, इसका सेक्शनल व्यू बनाऊं, इधर सेक्शनल व्यू ये बनेगा और इसमें ये जो स्प्लिटर है ये यहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा। सबसे ऊपर वाला पॉइंट ही स्प्लिटर है। इसका मतलब ये 2D दिख रहा है, जो ये 1D जीरो डायमेंशनल हो जाएगा। सॉरी, ये 1D जो है, वन डायमेंशनल लाइन को वन डायमेंशनल बोलते हैं, यहाँ भी पॉइंट बन जाएगा। तो सबसे ऊपर वाला पॉइंट सबसे बाहर है। अब यहाँ पर धारा आएगी और स्प्लिटर पर टकरा के दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। स्प्लिटर पर टकरा के दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी जरा दिखाते हैं आपको हम। धारा ऐसे आई, स्प्लिटर पर टकराई, दो हिस्सों में बढ़ गई, हिस्सा इधर निकल गया, एक हिस्सा। ये क्यों हम बनाते हैं स्प्लिट ब्लेड? क्यों हमारा ब्लेड स्प्लिट क्यों दो हिस्सों में बटा हुआ है? हम चाहते हैं यहाँ पर एक्सियल थ्रस्ट न्यूट्रलाइज हो जाए। कभी भी पूछे कि स्प्लिट पेल्टन टरबाइन का ब्लेड स्प्लिट ब्लेड क्यों होता है, स्प्लिट बकेट क्यों होता है, तो आप बोलेंगे न्यूट्रलाइज, कैंसिल आउट एक्सियल थ्रस्ट। कौन सा थ्रस्ट? एक्सियल। हमेशा एक्सियल वर्ड बोलिएगा, ठीक है? ओके, ये पहली बात याद हो गई, मालूम हो गई। दूसरी बात, ब्लेड का शेप कैसा है? इस ब्लेड का शेप अगर आप ध्यान दें तो इस ब्लेड का शेप जो है, ये ब्लेड का जो शेप है, ये है आपका सही मायने में डबल सेमी इलिप्सॉइडल। क्या है? डबल। डबल मतलब ये स्प्लिट है, दो हिस्सों में बट गया, तो डबल। डबल सेमी शेप की बात हो रही है, सेमी इलिप्सॉइडल। अच्छा, अगर एग्जामिनर में डबल सेमी इलिप्सॉइडल ना दिया हो तो आप चाहें तो इसकी जगह पे सिलेक्ट कर सकते हैं डबल हेमीस्फेरिकल। लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि अगर डबल हेमीस्फेरिकल रहेगा तो क्या होगा, जो ये धारा है जो लौट रही है, निकल रही है, ये जो इसका फॉलोइंग बकेट होगा, जो इसके बाद वाला बकेट होगा, उसके बैक साइड पे हिट करेगा, जिससे क्या होगा, इंटरफेरेंस शुरू हो जाएगा। डबल हेमीस्फेरिकल ना लिख के कई बार डबल सेमी सर्कुलर ब्लेड भी लिखा रहता है। डबल सेमी सर्कुलर है। सबसे पहले हम प्राथमिकता देंगे डबल सेमी इलिप्सॉइडल को। अगर ये नहीं है तो हेमीस्फेरिकल या सेमी सर्कुलर में किसी। हमने ब्लेड के बारे में इतनी जानकारी पिछले वीडियो में देख रखी थी, ये वीडियो का है। अब आज आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करेंगे जरा देखते हैं, ठीक है? साफ कर देता हूँ। देखो इस ब्लेड में देखो, ये जो सर्किल यहाँ पे दिखा रहा है इसे, ये सर्किल जो है, जो धारा आके टकराएगी उसको दिखा रहा है, जो धारा आकर टकराएगी उसको दिखा रहा है। पर यहाँ पे ऐसे बोर्ड के परपेंडिकुलर यहाँ एक नोजल होगा, नोजल से धारा जाकर ऐसे टकराएगी, है। अब अगर मैं आपसे बोलूं जेट जो टकरा रहा है, जेट यहाँ पे, इसको ये कौन सा जेट, आपको बात है ना, ये टरबाइन है, टरबाइन का ब्लेड है, ये नोजल है, ये धारा जाकर टकरा रही है।
इसी धारा का एरिया ए है और डायमीटर स्मॉल डी है, वही स्मॉल डी डायमीटर यहाँ पे दिखाया जा रहा है, देखो ना ये डी है। अब कहा जाता, पूछता है एग्जामिनर पूछता है आपसे कि इस डायमीटर डी के रिस्पेक्ट में, डायमीटर डी के रिस्पेक्ट में इस क्या नाम है ब्लेड की हाइट क्या होगी, ब्लेड की थिकनेस, थिकनेस पूछेगा, ब्लेड की हाइट ये हो गई, हाइट भी बोलते हैं इसको, लंबाई ही बोलते हैं। ब्लेड की थिकनेस कितनी होगी, थिकनेस का मतलब ये दूरी, ये दूरी की डेप्थ या थिकनेस, इसको बोलते हैं डेप्थ या थिकनेस। तो हाइट या लेंथ, और ये है चौड़ाई। आपसे एग्जामिनर पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा, लेंथ, डेप्थ, लेंथ ऑफ ब्लेड या डेप्थ ऑफ, सॉरी लेंथ ऑफ ब्लेड या हाइट ऑफ ब्लेड, को बोलेंगे लेंथ या हाइट, को बोलेंगे थिकनेस या डेप्थ, और इसको बोलेंगे चौड़ाई, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ क्या बोलते हैं, ब्रेड्थ है। इसे क्या बोलते हैं, लेंथ या हाइट, इसे क्या बोलते हैं, थिकनेस या डेप्थ बोलते हैं, ब्रेड्थ। और यहाँ पे ये ई है, ई है यहाँ, इस हिस्से को बोलते हैं नॉच, इसे को बोलते हैं नॉच। ब्लेड में इतना हिस्सा काट दिया गया, इतना हिस्सा काट के निकाल दिया गया, काट के निकाल दिया गया, मैं बताता हूँ आपको। और इसका जो चौड़ाई है वो ई है, ये एग्जाम में पूछता कभी नहीं, पर नॉच क्यों बनाए ये मैं बता देता हूँ आपको। आप देखिए एच कितना होगा, डी कितना होगा, बी कितना होगा, ये तीनों एग्जाम में पूछा भी गया है। देखिए अगर डी क्या है, डायमीटर ऑफ जेट, एच कितना, 2.4 से लेकर 2.5 टाइम का, 2.4 से लेकर 2.8 टाइम का डी का है। टी देख लीजिए कितना है, टी, टी है 0.8 टाइम से लेकर 1.2 का, और ई देखिए कितना है, ई है 1.2 टाइम्स से लेकर 1.2 टाइम्स ऑफ डी, आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है। बी कितना है, बी के बारे में आगे मैंने यहाँ और ब्लीज किया है, तो देखिए, ये देखिए बी कितना होता है, अगर आप यहाँ पे देखिए एल को मैंने यहाँ कितना बताया है, सॉरी एच को मैंने कितना बताया है, 2.4 से 2.8, ये वैल्यू है। लेकिन अगर आप इसको ना याद करना चाहें, तो ना याद करना चाहें तो आगे मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं, ये देखिए पी कितना होता है, 3 to 4 टाइम्स, यहाँ पॉइंट्स में वैल्यू नहीं बताई, डायरेक्ट साफ साफ कितने से कितने, संख्या देखो पूरी होल संख्या, पूरी होल नंबर है, 3 to 4 टाइम्स, ये याद कर लीजिए, एग्जाम में ही डायरेक्ट पूछता है, पीछे वाले वीडियो, पीछे वाले स्लाइड से नहीं पूछता, इससे पूछता है। पी कितना होता है, 3 to 4 टाइम्स, यही एल है, यही एच है, यही एल है, यही एच है। एल क्या है, एच क्या है, 2 to 3 टाइम्स किसका, डायमीटर का। और ये टी क्या है, डेप्थ, डेप्थ बोला था मैंने, इसको थिकनेस ही बोला था, ये कितना होता है 0.8 से 1.2। क्या मुझे ये याद करना है, हाँ आपको ये याद करना, ये याद करना, ये याद करना है, तीनों वैल्यू याद रखिएगा, तीनों वैल्यू याद रखिएगा, ठीक है, ओके। तो पूछा गया एग्जाम में। अब हम लोग फिर आते हैं पीछे बात, देखो हमने कुछ बातें की थी, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो टकराने के बाद यहाँ से जेट निकलेगा, जेट का जो एंगल होता है यहाँ पे, इसे बोलते हैं ब्लेड एग्जिट एंगल, तो थीटा ही बोल सकते हैं, तो बीटा 2 भी बोल सकते हैं, अल्फा 2 भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी नाम लीजिए। 2 का मतलब है एग्जिट है, और बीटा अल्फा थीटा कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ जो ये एंगल होता है, मैंने बताया था अगर हेमीस्फेरिकल ब्लेड होगा तो ये एंगल 0 होगा, लेकिन अगर ये हेमीस्फेरिकल ब्लेड नहीं है, डबल सेमी एलिप्सॉइडल है, तो ये एंगल 10 डिग्री से 15 डिग्री, 10 से 15 के बीच कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वही यहाँ पे वो लिखा है, बीटा, इसको बीटा 0 लिख दिया है, बीटा 2 लिख दे, बीटा 0 लिख दे, इनसाइड इनलेट आउटलेट, आई मतलब इनलेट, ओ मतलब आउटलेट, 1 बोल दे, इसको कुछ ही बोल दे, 10 से 20 डिग्री। सर इनलेट वाला एंगल भी याद रखना है, नहीं ये याद नहीं रखना है आपको, केवल आउटलेट वाला याद रखिए, 10 से 20 डिग्री पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। ये फुटकर एग्जाम में सवाल आता है, आपको याद होना चाहिए। अब कुछ बातें जिससे एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं, तो आज हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे, कल न्यूमेरिकल लगाएंगे इसको। अगला पहला पॉइंट समझिए, जेट के बारे में पढ़ लिया, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ जेट फ्रॉम नोजल, नोजल से निकलने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी। आपको मैंने बताया था कि अगर ये नोजल है, अगर ये नोजल है, नोजल से फ्लूइड निकल रहा है, और ये जो नेट हेड या इफेक्टिव हेड है, इफेक्टिव हेड, ये बल्कि मैं बोल दूं नेट हेड, इसे बोल देता हूँ नेट हेड, ये ग्रॉस हेड नहीं है यहाँ पे, ये नेट हेड है, ये क्या है, नेट हेड है, इसको ग्रॉस हेड मत समझिए। नेट हेड का फार्मूला जो है स्मॉल एच लिखा था,
नेट हेड का फार्मूला मैंने स्मॉल एच लिखा था, आप चाहे तो आप स्मॉल एच ही कर लें, आप चाहे तो आप स्मॉल एच ही कर लें, है क्या है स्मॉल एच नेट हेड। यहाँ जो वेलोसिटी हो प्रैक्टिकल वेलोसिटी, प्रैक्टिकल वेलोसिटी का मतलब क्या, जब आप नोजल में लॉस नहीं लेंगे, नोजल में लॉस नहीं लेंगे, पाइप में तो लॉस आप ले ही रहे हो, पाइप में तो लॉस जो हो रहा है वो ले रहे हो, नोजल में जब लॉस नहीं लोगे प्रैक्टिकल वेलोसिटी आएगी अंडर रूट जी स्मॉल एच, ये वाला। यहाँ इसका मतलब यहाँ पे कैपिटल एच नहीं होना चाहिए, यहाँ पे स्मॉल एच होना चाहिए, अंडर रूट 2g। लेकिन अगर आप नोजल के लॉस को लेते हो, नोजल के लॉस को शामिल करने के बाद जो वेलोसिटी आएगी थ्योरेटिकल वेलोसिटी से कम होगी, वेलोसिटी आएगी थ्योरेटिकल वेलोसिटी से कम होगी। फिर क्या आएगा इधर देखते हैं हम, साफ साफ लिख पाऊँ तो क्या है एक्चुअल वेलोसिटी, उससे बोलेंगे एक्चुअल वेलोसिटी। और वो एक्चुअल वेलोसिटी मतलब नोजल में जो लॉस को लिया जाए, नोजल के लॉस को भी शामिल किया जाए, तो एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी CV, CV मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, और ये थ्योरेटिकल वेलोसिटी, थ्योरेटिकल वेलोसिटी में मल्टीप्लाई कर दो CV, एक्चुअल वेलोसिटी आता है। और आप जानते हो थ्योरेटिकल वेलोसिटी का फार्मूला क्या है अंडर रूट, न्यूमेरिकल पूछा गया है आपको ये पता होना चाहिए। पेल्टन टरबाइन के न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं, अगर वेलोसिटी डायग्राम को शामिल नहीं किया है तो बहुत आसान है, ठीक है। डिप्लोमा में बहुत आराम से सवाल सॉल्व हो जाएगा, इस पे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। CV क्या है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, H क्या है नेट हेड या इफेक्टिव, क्रॉस हेड नहीं है ये, लेकिन अगर एग्जामिनर में कुछ नहीं दिया है ग्रॉस हेड ही दिया है, आप यहाँ ग्रॉस हेड रख के सॉल्व कर लीजिएगा और ये मानिएगा कि पाइप में भी लॉस को क्या लिया है जीरो है, इन सही मायने में ये नेट हेड या इफेक्टिव हेड। नेट हेड या इफेक्टिव हेड क्या होता था ग्रॉस हेड माइनस हेड लॉस इन पेनिस्टॉक, है ना। ओके ये देखो लिखा यहाँ पर कि क्या है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, और CV वेरी करता है 0.98 से 0.99। अगर एग्जाम में CV ना दे तो इसको भी आप क्या मान लेंगे 1, क्या मान लेंगे 1, लेकिन अगर दिया है तो दिया हो उस वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ओके तो पहला यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है बहुत आसानी से, आप कर लोगे। अगला सवाल, अगला है वेलोसिटी ऑफ व्हील। वेलोसिटी ऑफ व्हील का मतलब क्या है, देखो वेलोसिटी ऑफ व्हील का मतलब क्या, ये मान लो ये है आपका पेल्टन टरबाइन का व्हील डिस्क, और ये है उस पर लगे हुए ढेर सारे, प्लेट का शेप वगैरह कैसा होता है आप जानते हैं, यह शाफ्ट, और ये धारा आके टकरा रही है, धारा टकराएगी, क्या ये ब्लेड किसी आएगा, हाँ उसको, यही है वेलोसिटी ऑफ व्हील। हाँ वेलोसिटी ऑफ व्हील का मतलब है टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ व्हील, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ व्हील, पेरीफेरल वेलोसिटी ऑफ व्हील है, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ व्हील, पेरीफेरल वेलोसिटी, क्या इसको ब्लेड स्पीड ही बोल सकता है, क्या नाम बोल सकते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ व्हील, पेरीफेरल वेलोसिटी ऑफ व्हील या ब्लेड स्पीड है। ओके अब आप बताइए इसका मान क्या, अब मैं आपसे बताता हूं इसका मान कैसे निकालेंगे। देखो अगर आपको पता हो कि स्पीड रेशियो होता है, चीज स्पीड रेशियो क्या था, इसको मैं KU मतलब स्पीड रेशियो, स्पीड रेशियो क्या होता था ब्लेड की स्पीड अपॉन जेट स्पीड, ये एग्जामिनर दे देगा आपको, ये एग्जामिनर आपको दे, और अभी आपने इसका मान निकाला है जेट स्पीड, जेट स्पीड आप क्या करोगे ब्लेड स्पीड कैसे निकाल लोगे, अगर आपको एग्जामिनर ने ये दिया है इसको आप कैलकुलेट करोगे न्यू मैथ, और इसको एग्जामिनर देगा तो ये निकल जाएगा, U बराबर क्या होगा KU इंटू वी, KU सिंबल है हाँ ये पूरा एक है, U बराबर हो KU और V के यहाँ पे क्या लिखोगे EV रूट स्मॉल h लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये नेट हेड ये इफेक्टिव हेड है, ये क्रॉस हेड नहीं है, हाँ मैंने यहाँ गलती से कैपिटल H लिखा है, आप समझ जाइएगा वो स्मॉल h है। तो क्या लिखा है U बराबर KU मतलब स्पीड रेशियो रूट 2, यहाँ CV नहीं लिया है, CV लेना चाहिए था, CV ले लेंगे तो क्या होगा U बराबर होगा KU EV रूट 3
है। एग्जामिनर इसका मान देगा, इसका मान देगा, एच का मान भी देगा। एच का मान अगर ना दे तो इसका मान कैसे निकालेंगे? क्रॉस हेड माइनस हेड लॉस इन स्टॉक। ठीक है, ओके कर लेंगे। इस पर भी न्यूमेरिकल पूछा गया है। यहाँ के यू क्या है? रेशियो। मैंने सिंबल के यू लिया, एग्जामिनर कुछ और ले सकता है। ठीक है, और के यू स्पीड रेशियो मैंने बताया था पेल्टन टरबाइन में इसका मान होना कितना चाहिए? थ्योरेटिकली 0.5 और एक्चुअली कितना होना चाहिए? 0.46। लेकिन 0.46 नहीं हो सकता कि यहाँ पे जो गवर्नर लगा है वो आइसोक्रोनस नहीं, आइसोक्रोनस गवर्नर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। इसलिए अगर गवर्नर आइसोक्रोनस नहीं है तो ये वैल्यू 0.4 नहीं होगी, 0.43 से लेकर 0.48 बीच वेरी करेगी। वही देखो यहाँ लिखा है स्पीड कितनी होगी? 0.4 है स्पीड रेशियो, सॉरी। अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। एग्जाम में यही पूछाता है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बोला है, ब्लेड एंगल एट एग्जिट नहीं। अगर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पूछा है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो होता है एंगल ऑफ, गलत इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, पूरे बोर्ड को साफ कर देता हूँ। अगर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पूछा है तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा? देखो याद होगा आपको, अगर ये ब्लेड है, अगर ये ब्लेड है, ये धारा आके यहाँ से आती थी और ऐसे आप क्या करते थे? आउटसाइड को बढ़ाते थे, और ये आने वाले की वेलोसिटी, मतलब ये देखो, ये जाने वाले की वेलोसिटी को आपने पीछे बढ़ाया है, आने वाले की वेलोसिटी आगे बढ़ाया है। देखो ये आने वाली वेलोसिटी थी, ये जाने वाली वेलोसिटी है। अगर ऐसे आ रहा था और ऐसे गया है तो डिफ्लेक्शन, धारा मुड़ी कितने पे है? देखो ऐसे आ रहा था और ऐसे गया है, इसका मतलब डिफ्लेक्शन इतनी। ये है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ये है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। और ये था आपका ब्लेड एंगल। अगर आप यहाँ पे ब्लेड एंड हो रहा है, ये है ब्लेड एंगल एट एग्जिट। तो आप थीटा बोल दो या 2 बोल दो या नॉट बोल दो, मैं थीटा बोल रहा हूँ। क्या है थीटा? क्या है? ब्लेड एंगल एट एग्जिट। और ये क्या है? ये है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो ये कितना होगा? एक माइनस, मैंने आपको बताया था अगर ब्लेड हेमीस्फेरिकल होगा थीटा का मान 0, थीटा का मान 0 होगा तो ये पूरा हो जाएगा -0 100। इन प्रैक्टिकल केस में ब्लेड क्या होता है? हेमीस्फेरिकल नहीं होता, डबल सेमी इलिप्सॉइडल होता है। और अगर ऐसा होगा तो थीटा का मान 110 से 20 के बीच रहे। 10 से 20 के बीच एवरेज वैल्यू ले लो 15, 10 से 20 के बीच कुछ भी सकता है, तुमने एक 15 ले ली। अगर यहाँ 15 रखोगे तो ये कितना आएगा? 165। 160 से 180 सकता है ये वैल्यू, लेकिन 165। ठीक है, समझ में आई बात? 160 से 120, हाँ 160 से 20, 20 घटाओगे 60 होगा, 10 घटाओगे 70 होगा। तो 60 से 70 के बीच कुछ हो सकता है। आपने इसको वही देखो लिखा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ जेट इट इज यूजुअली, यूजुअली कितना होता है? 160। अगर 165 ऑप्शन ना हो तो आप टिक करेंगे 160 कर, 170 की जो वैल्यू आए वो टिक कर। ये इंपॉर्टेंट चीज। और यहाँ पे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या है? ब्लेड एंगल एट एग्जिट नहीं बोला है, ब्लेड एंगल एट एग्जिट बोलता तो क्या होता है ये वैल्यू? ये ब्लेड एंगल एट एग्जिट या एग्जिट ब्लेड एंगल। ओके, अब अगला हमने क्या क्या निकाल लिया? हमने वेलोसिटी ऑफ जेट निकाल लिया, हमने वेलोसिटी ऑफ जेट निकाल लिया, हमने एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। अब मीन डायमीटर ऑफ व्हील। मीन डायमीटर ऑफ व्हील का मतलब क्या था? मैंने आपको बताया था, अगर मान लो, अगर मान लो ये है उस पेल्टन टरबाइन की, तो धारा जो है आके ऐसे टकराएगी। मैंने बताया था आपको कि जो 20 ब्लेड के 20,
ये है आपका पिच सर्किल। क्या है, इसको बोलते हैं पिच सर्किल, पिच सर्किल। और इसके डाया को, सर्किल के डाया को बोलते हैं पिच डाया, या हिस्ट्री को बोलते हैं मीन डाया। की बात कर रहे हैं, मीन डाया ऑफ या पिच सर्किल डाया है। क्या लिखा है, मीन डायमीटर ऑफ द व्हील और पिच सर्किल डायमीटर इज। इसे कैसे निकाल लेंगे, देखो आपको एक बात पता है, एग्जामिनर आपको के यू का मान देगा, नहीं देगा तो आपको याद रहे वैल्यू, ठीक है। आप क्या करेंगे, ये होता है u बाई वी, p का मान भी आप निकाल लेंगे, u का मान देगा, v का मान आप निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे पता है आपको, u का मान क्या हो सकता है। अगर ये ब्लेड है, ब्लेड की स्पीड, तो आप ये जानते हैं कि पेल्टन टरबाइन में ये ब्लेड स्पीड क्या है, व्हील की टेंजेंशियल स्पीड है। पेल्टन टरबाइन में ये स्पीड क्या है, ब्लेड की टेंजेंशियल स्पीड है, पेरीफेरल स्पीड है। पेरीफेरल स्पीड के बारे में आप एक कॉन्सेप्ट जानते हो, यही ये पेरीफेरल स्पीड Q बराबर होगा आर ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, पाई एन। आप यहाँ लिखोगे V को लिखोगे आर लिखोगे, आर ओमेगा, ओमेगा क्या लिखोगे, पाई एन। यहाँ एन क्या है, ये आरपीएम पर मिनट। अगर ये आरपीएम है तो n बाई 60 कर लेंगे यूनिट को एस में लाने के लिए, और आप यूनिट समझते हैं तो बेहतर है आपके लिए, 60 कर लिया क्योंकि आरपीएम। ये आर है, आप चाहें तो आप जानते हो कि रेडियस बराबर क्या होता है, डायमीटर का आधा। आप चाहे तो d/2 भी कर सकते हैं। जब इसको आर को d/2 करेंगे, यहाँ पे d आएगा और ये 2 सॉल्व होगा, क्या आएगा देखो, ए यू बराबर, आर को d/2 लिखो, d/2 लिखो, d/2, ये 2 2 कट जाएगा, आएगा पाई बाई 60 सही है, ये नीचे वाला भी है। क्या आपको नहीं लगता कि एग्जामिनर आपको देगा कि आप निकाल लोगे, आरपीएम भी एग्जामिनर आपको देगा, डी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते, यही तो आपको निकालना था। आप कहोगे डी बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा, मल्टीप्लाई क्या होगा, टी पी, पी को आप लिख सकते हो, वी क्या लिख सकते हो आप, टी वी रूट नॉलेज, और के यू है ही है, के यू मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया बटे पाई एन, खत्म मामला। वही लिखा है यहाँ पे, आप यहाँ देख रहे हो डी बराबर क्या है, 60 अपन पाई एन, या देख रहे हो टी के यू, टी सी वी रहेगा यहाँ पे, नहीं लिखा है, सी वी को 1 मान ले रहा बार बार ये, ठीक है, अंडर रूट 2h पाई एन। याद करना बहुत आसान है आपके लिए, याद मत कीजिएगा फार्मूला ये वाला, ऐसे कीजिएगा, के यू का रखिएगा, यू का मान बल्कि ये रखिएगा, या डायरेक्ट पाई डी एन रखिएगा। यू का क्या मान क्या रखेंगे, पाई डी एन बाई 60 का मान रखिएगा, पाई डी एन 60, जैसे आप रखेंगे ये सॉल्व हो जाएगा। मैं साफ कर दे रहा हूँ फिर से, और आपको एक बार फिर से बता देता हूँ क्या करेंगे हम लोग। हमको जब निकालना होगा डी का मान, मीन डाया तो क्या करेंगे, के यू बराबर होता है बाई डी का मान क्या पुट करेंगे, रूट, यू का मान क्या पुट करेंगे, पाई बाई, क्या रखना, ये फार्मूला रखना, इसका मान ये रखेंगे, इसका मान ये रखेंगे और सॉल्व कर देंगे, डी का मान आ जाएगा। बहुत आसानी से आप इसको निकाल लेंगे। वाली बात, इस पर पूछा गया है यूपी आरबीयूएनएल में एक सवाल आपके, और भी एग्जाम में पूछा गया, ये बहुत पूछाता है, ठीक है। में हो सकता है एग्जामिनर क्या करे, बाकी चीज़ दे के के यू पूछ ले, कुछ भी, मतलब इस फार्मूले से बहुत कुछ पूछ सकता है, आपको सब याद होना चाहिए। एक चीज़ होती है जेट रेशियो। जेट रेशियो क्या होता है, जेट रेशियो होता है ये डिजाइनिंग के पैरामीटर, जब डिजाइन कर रहे होते हैं पेल्टन टरबाइन तो उस समय इस्तेमाल होता है। जेट रेशियो जो होता है इसको एम से व्यक्त करते हैं, और ये होता है मीन डाया ऑफ वी, पिच डाया, पिच सर्किल डाया, एंड ये जेट का डाया। यहाँ जेट है, दिख रहा ना आपको, जेट का डाया जो था, जेट टकरा रहा था पानी का, तो इसका डाया है देखो क्या है वो, स्मॉल डी,
और जो व्हील होगा उसका डाया क्या है, कैपिटल डी। एम बराबर कैपिटल डी बाई ये जो है आपका, ये वैल्यू बड़ी होगी, डाया बड़ा होगा, जेड डाया कम होगा, इसका मतलब इसकी ज़्यादा आएगी। ठीक है, याद रखना। तो ये फार्मूला पूछा था डायरेक्ट, और एग्जाम में कई बार हो सकता है आपको जेट रेशियो दे दे, जेट डाया दे दे, तब ये पूछ क्या जेट रेशियो दे दे, ये दे दे और इसके बारे में पूछ, तो आपको फार्मूला पता होगा तब तो आप सॉल्व करोगे। क्या होगी, कोई यूनिट नहीं, पर डाया है, नीचे भी डाया है, सेम क्वांटिटीज है, पर की भी मीटर, नीचे मीटर मीटर कट के खत्म मामला है। तो क्या लिखा है, फाइंड एज रेशियो ऑफ मीन डाया ऑफ व्हील द डायमीटर ऑफ। अब आप समझो, अगर आप की मान निकालें पेल्टन टरबाइन में मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, पेल्टन टरबाइन में एम का मान जो आता है वो 11 से 17 के बीच आता है मैक्सिमम। ये वैल्यू पूछी गई है, आर के जैन में एक सवाल भी है, आर के जैन की बुक में सवाल है कि पेल्टन टरबाइन में जेट रेशियो का मान कितना होता है, तो एक आंसर है 11 से 14, इसको आप टिक कर दिए, क्योंकि 11 से 14, 11 से 16 के बीच में आएगा, जो आंसर इसके बीच में आएगा वही टिक कर दिया जाएगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण, ये वैल्यू भी याद रखना आप। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। बकेट डायमेंशन मैं आपको बता ही चुका हूँ, बकेट की डायमेंशन मतलब बकेट मतलब ब्लेड डायमेंशन, ब्रेड्थ कितनी होगी, हाइट या लेंथ कितनी होगी, थिकनेस कितनी होगी, आपको ये बात याद है, ये बहुत महत्वपूर्ण, याद होना चाहिए। अब नंबर ऑफ बकेट, क्योंकि मैंने बताया था कि पेल्टन टरबाइन में जो ब्लेड्स हैं की संख्या इस प्रकार से रखना, जेट के सामने हर समय कोई ना कोई ब्लेड रहे, ताकि जितना भी डिस्चार्ज आ रहा पेल्टन टरबाइन से पूरा यूटिलाइज हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रख के टाइगन ने एक फार्मूला डेवलप किया, टाइगन ने एक फार्मूला डेवलप, और भी साइंटिस्ट डेवलप किया पर पूछा नहीं आता। यहाँ ये फार्मूला ये है, जेड क्या है, नंबर ऑफ ब्लेड, देखो जेड जो है नंबर ऑफ ब्लेड, तो नंबर ऑफ ब्लेड जो है पेल्टन टरबाइन में कितना, पेल्टन टरबाइन में होता है कैपिटल डी बाई 2 प्लस 15। अब अगर आप ध्यान दें तो ये क्या है, अभी आपने पढ़ा जेट रेशियो, अगर ये जेट रेशियो है तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, एम और बाई 2 तो है नीचे, बाई 2 प्लस 15। ठीक है, तो वही, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 का 0.5 लिख दो, 0.5 एम प्लस 15। ठीक है, वही जो यहाँ लिखा हुआ है रट लीजिएगा इसको। और अगर आप ध्यान से देखें तो रीअरेंज कर सकता हूँ मैं, 15 को पहले लिख दूँ, 15 प्लस m/2। अच्छा, m एक संख्या है जो पॉजिटिव होगी, अभी आपने 11 से 16 होगी, तो यहाँ 15 में कोई पॉजिटिव संख्या जुड़ रही है, ये संख्या 15 से ज़्यादा होगी कम होगी, ऑब्वियस सी बात है जेट का मान 15 से ज़्यादा होगा। यही बात मैंने बताई थी कि नंबर ऑफ ब्लेड्स शायद ही कभी 15 से कम, तो मतलब हमेशा 15 से ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ ब्लेड पेल्टन टरबाइन में 15 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और ये क्यों, किस बात को ध्यान रख के निकाला गया है, ये इस बात को ध्यान रख के निकाला गया है कि ब्लेड के सामने, सॉरी जेट के सामने हमेशा कोई ना कोई ब्लेड, जेट के सामने हमेशा कोई ना कोई ब्लेड रहे। बात को कैसे कह सकते हो, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का फुल यूटिलाइजेशन हो, या वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कितनी हो, 100%, 100% वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी रख के तब डिसाइड निकाला गया। यहाँ लिखा देखो, नंबर ऑफ बकेट इज सो केप्ट as is required to always completed by the bucket। नंबर ऑफ ब्लेड्स को इस प्रकार से रखा गया है ताकि हमेशा क्या हो, जो जेट हो वो कंप्लीटली टकराए, कंप्लीटली इंटरसेप्ट हो किसके, बकेट्स, और ऐसा होने पे क्या होगा, 100% वॉल्यूमेट्रिक मिलेगी। और इस बात को ध्यान रखते हो टाइगर ने ये फार्मूला, फार्मूले का प्रूफ वगैरह नहीं आता एग्जाम में, परेशान मत होइए, फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अब हमने पेल्टन टरबाइन के बारे में काफ़ी बातें कर ली, अब हमें बात करनी है फ्रांसिस टरबाइन की, लेकिन पेल्टन टरबाइन के बारे में एक बात और करते हैं, वो बात करते हैं डिस्चार्ज की, डिस्चार्ज के फार्मूले की, एग्जाम वही पूछा गया। पेल्टन टरबाइन में आपको मालूम है ब्लेड है, ये टरबाइन है, बहुत सारी ब्लेड्स हैं इसकी, और मैंने बताया था कि ब्लेड्स संख्या इतनी है, अब ये पढ़ रहे थे ना, ब्लेड संख्या इतनी है कि इस नोजल के सामने हर समय एक जेट, नोजल जेट के सामने हमेशा हर समय एक ब्लेड मौजूद है,
और अगर ऐसा है जो डिस्चार्ज नोजल से निकलेगा वही टकराएगा। हेड मूविंग है उसके बावजूद जो डिस्चार्ज निकलेगा वही टकराएगा। इस केस में एग्जामिनर आपसे पूछता है व्हाट इज द डिस्चार्ज इन पेल्टन टरबाइन। पेल्टन टरबाइन में डिस्चार्ज पूछे कैसे करेंगे, हम पूछ सकता है, बहुत आजकल पूछ रहा है पेल्टन टरबाइन, डिस्चार्ज इन पेल्टन टरबाइन। आप क्या करोगे, आप कहोगे पेल्टन टरबाइन में जो डिस्चार्ज होगा वो वही होगा जो नोजल से निकलेगा। यहाँ नंबर ऑफ ब्लेड्स इस प्रकार से लगाए, इतनी संख्या में लगाए गए हैं कि कुछ भी बेकार न जाने जाए, बेकार न जाए, फुल यूटिलाइजेशन हो डिस्चार्ज का। तो मतलब जो डिस्चार्ज निकले नोजल से पूरा टकराए। नोजल से निकलने वाला डिस्चार्ज क्या होगा, और अभी आपने पढ़ा ए क्या होगा, 5/4 डायमीटर स्मॉल डी क्यों, क्योंकि जेट का डायमीटर हमने स्मॉल डी माना। और वी क्या होगा, ये कौन सी वेलोसिटी होगी, प्रैक्टिकल की एक्चुअल होगा CB√2। ये एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल, आपको पता होना चाहिए पेल्टन टरबाइन के बारे में खास है ये बात। एक और नोटिस कीजिए, क्या ये पेल्टन टरबाइन का डिस्चार्ज क्या फंक्शन है आरपीएम का, क्या आरपीएम का फंक्शन है, नहीं है। पेल्टन टरबाइन का डिस्चार्ज आरपीएम का फंक्शन, मतलब पेल्टन टरबाइन की स्पीड, कितनी स्पीड रोटेट कर रहा है चार्ज पर डिपेंड, क्या दिख रहा है आपको साफ, यहाँ आरपीएम पर डिपेंड का मैं आपको बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा कैरेक्टरिस्टिक कर्व। पेल्टन टरबाइन का जब कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होते हैं, लाक्षणिक कर्व क्या होते हैं, मैं बाद में बताऊंगा। जब मैं वहाँ ड्रॉ करूंगा तो आप देखेंगे वहाँ पर यहाँ पे स्पीड होगी या यूनिट स्पीड, यहाँ डिस्चार्ज होगा या यूनिट डिस्चार्ज होगा। तो ये यूनिट डिस्चार्ज क्या है, यूनिट स्पीड बताऊंगा। पेल्टन टरबाइन के लिए ये ऐसे आए हॉरिजॉन्टल, क्यों आएगा, ये क्या है सर, कैरेक्टरिस्टिक कर्व, लाक्षणिक। कौन सा लाक्षणिक कर्व है, ये है मेन कैरेक्टरिस्टिक। सर कैरेक्टरिस्टिक कर्व तो पढ़े नहीं आप, उसमें बताए पढ़े हो, अब आगे पढ़ाऊंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, अभी सुन लीजिए केवल। आपने यहाँ फार्मूले में देखा कि डिस्चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन आरपीएम, इसके लिए अगर आरपीएम बढ़ाओगे, स्पीड बढ़ाओगे, डिस्चार्ज चेंज हो रहा, डिस्चार्ज क्या है। तो मैं जब कैरेक्टरिस्टिक कर्व पढ़ाऊंगा पेल्टन टरबाइन की, तो ये बात पेल्टन टरबाइन का, तो ये बात करूंगा, ठीक है। तो पेल्टन टरबाइन के बारे में अभी हमने कुछ बातें की, अब हम क्या करेंगे, फ्रांसिस टरबाइन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोपेलर टरबाइन पढ़ेंगे। कौन सा प्रोपेलर, फिक्स ब्लेड। फिर उसके बाद कपलान टरबाइन, कपलान का मतलब एडजस्टेबल ब्लेड प्रोपेलर टरबाइन। फिर हम क्या करेंगे, पल्स टरबाइन और टरबाइन का कंपैरिजन पढ़ेंगे। जब हम 4 टरबाइन पढ़ेंगे, एक पेल्टन टरबाइन किस कैटेगरी में आती है, इम्पल्स। फिर पढ़ेंगे 3 और टरबाइन, कौन सी, फ्रांसिस, प्रोपेलर, कपलान, ये सब किस में आती हैं। जब आपने एक इम्पल्स टरबाइन, 3 रिएक्शन टरबाइन पढ़ ली, अब हम कंपेयर करेंगे पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। तब जब कंपैरिजन होगा तब आपको इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन का अंतर बहुत साफ तरीके से समझ में आए बात को आप। इसीलिए मैं पूरी जानकारी को टुकड़ों में दे रहा हूँ, पूरा इकट्ठा नहीं दे रहा हूँ, वरना आप कंफ्यूज जाओगे, आप मतलब ही नहीं समझोगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। अभी मैंने एक बात और रोक रखी है कि इम्पल्स टरबाइंस हाई हेड पर ही क्यों लगा, या इम्पल्स टरबाइन हाई हेड के लिए क्यों सूट, लो हेड या मीडियम हेड के लिए नहीं, और लो हेड और मीडियम हेड पे रिएक्शन टरबाइन क्यों सूटेबल, पल्स क्यों नहीं, ये बात बची हुई है। बात तब समझ में आएगी जब मैं आपको रिएक्शन टरबाइन पढ़ा लूँगा। तो आप समझ रहे हैं कि पहले टरबाइंस के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी, अभी आप इम्पल्स टरबाइन पढ़ी एक ठो तो मालूम पड़ा, अच्छा इम्पल्स टरबाइन में ये हो रहा है, फिर रिएक्शन पढ़ लेंगे समझ में आएगा, हाँ ये हो रहा है रिएक्शन टरबाइन। कंपैरिजन पढ़ेंगे आपको बहुत कायदे से सब कुछ है, बात समझ में आ रही है। हम लोग अगले वीडियो में न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, पर पहले पेल्टन टरबाइन के सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे, सारे नहीं कुछ लगाएंगे, कुछ बचा रहेगा क्योंकि बेसिक गवर्निंग भी पढ़ाना है, हमें गवर्निंग भी पढ़ाना है, भी डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल लगा लेंगे, रिएक्शन टरबाइन पढ़ाएंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही।